नहीं पड़ेगी। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाने वाला है? कौन बोलने वाला है आपके लिए? कोई नहीं है सिवाय भारत आदिवासी पार्टी। तो नेता ये दलाल और गुलाम कैसे, इसका उदाहरण मेरे पूर्व दो वक्ताओं ने बोला है, लेकिन मैं भी हर जगह हर मंच पर ये बात रखता हूं, क्योंकि ये बात उनको पता चलनी चाहिए कि हमने क्या गलतियां करी, कैसा सलूक किया आदिवासी नेताओं के साथ। ये बात हर मंच पर रख रहा हूं और आपको भी रखने, जहां पर भी बोलते हो, जहां पर भी आपको अवसर मिलता है, एक व्यक्ति को भी समझाने का अगर अवसर मिले तो ये बात जरूर कहना है कि नेताओं ने, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो इस पार्टी को चलाते हैं, उन लोगों ने हमारे आदिवासी नेताओं के साथ कैसी हरकतें करी है। अपने विश्व आदिवासी दिवस पहले कभी मनाया क्या? पिछले 4-5 सालों से मना रहे। इतने हुए, किसी बीजेपी पार्टी ने मनाया? कांग्रेस पार्टी ने मनाया? नहीं मनाया। लेकिन इस साल मनाया कि नहीं मनाया? हमने जिले स्तर पर, हर गांव, हर पंचायत स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये सोचती है, ट्राइबल्स हैव नो माइंड, ट्राइबल्स आर वेरी इनोसेंट पीपल। कांग्रेस की सिर्फ यही सोच है कि जो आदिवासी है वो बहुत भोले भाले हैं और इनको कैसे भी लुभाया जा सकता है। तो आदिवासियों को वोटर्स लेने के लिए उन्होंने भी इस साल मानगढ़ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। कहां मनाया? विश्व आदिवासी दिवस मानगढ़ मनाया कि नहीं मनाया? कांग्रेस वालों ने हर पंचायत से, हर ब्लॉक से गाड़ियां भर के गई। आपको जानकारी है, इस साल की बात कर रहा हूं, गाड़ियां भर के गई मानगढ़। आदिवासियों को इकट्ठा किया गया, आदिवासियों का दिन था और वहां पर उस मंच से मुख्यमंत्री ने ओबीसी के लिए घोषणा करी। किसके लिए घोषणा करी? ओबीसी के लिए। मैं इस मंच से जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं ये कह देना चाहता हूं, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। जिस भी समाज का संवैधानिक अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। मैं ये इस मंच से कहता हूं। कोई लोग कहेंगे तुम जातिवाद करते हो, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। तो वहां पर 6% आरक्षण की घोषणा करी मुख्यमंत्री ने। किसके लिए होनी चाहिए था आरक्षण की घोषणा? किसके लिए होनी चाहिए थी? आदिवासियों के लिए होनी चाहिए थी। आदिवासियों का सबसे बड़ा दिन था, आदिवासियों को इकट्ठा किया और इस धरती पर जहां पर हजारों आदिवासी बलिदान हो गए, लड़ते लड़ते मर गए, मरनारे हो गए, उस धरती पर उस मुख्यमंत्री ने न सिर्फ नेताओं का अपमान किया बल्कि ये पूरे समाज का अपमान किया। इस समाज का अपमान किया तब तो ठीक है, हमारे पूर्वजों का उसने अपमान किया है। हमारे पूर्वज जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, यहाँ के रियासती राजाओं से लड़ते 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 वो खून, वो जो धरती है मानगढ़ का पहाड़, खून से लोई से लाल हो गया और वहां लड़ते लड़ते मन्नारे हो गए। उन मन्नारों की, उन शहीदों का इन्होंने, मुख्यमंत्री ने अपमान किया। किया कि नहीं किया? बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हमारा वह समाज वेद के बदले वेद वाला समाज है, उस समाज से हम लोग, हमारी नसों में पानी नहीं है, खून भरा हुआ है और खून भी उन पूर्वजों का है। यह खून है, वो सामान्य खून नहीं है। चलो ये घोषणा कर दी तो आपने यहाँ के अपन जो नेता हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से अपन बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उन नेताओं की कितनी चलती है ये बात आपको समझना है। फिर जयपुर गए, रघुवीर मीणा आईसीसी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, आप सब जानते हो। कांग्रेस पार्टी को चलाने वालों में से वो मुख्य है और उनकी वहां उस पार्टी में कितने चलती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ऑब्जेक्शन किया कि आपने ऐसा क्यों किया। ये जो घोषणा है ओबीसी के सामने करते तो अच्छा था, उनको भी अच्छा लगता, लेकिन हमारे आदिवासियों के सामने करके आदिवासियों से तालियां बजाई और हमारे पूर्वजों का अपमान आपने क्यों किया? बस यही बात करी। मुख्यमंत्री का अशोक जी के गहलोत का क्या जवाब आता है? तू सिखाएगा मुझे?
कहां पर क्या बोलना है, क्या घोषणा करना, तू मुझे सिखाएगा। और तत्काल ही उसको CWC मेंबर से हटा दिया जाता है। अब बताइए, जिनको हम हमारा नेता मानते हैं, उस नेता को वहां पार्टी को चलाने वाले हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके सामने बोलने की आजादी नहीं। किसकी आजादी नहीं है? बोलने की आजादी नहीं। आप सोचो, वो कैसे आपके हक अधिकार की बात करेगा, वो कैसे आप जल जंगल जमीन की बात करेगा, वो कैसे आपकी नौकरियों की बात करेगा। गलत क्या सही है वो बात करा, उसने में उसको हटा दिया है। और हम मानते हैं कि हमारे फलाना बड़ा नेता है। तो ये गुलाम हुए कि नहीं हुए? गुलाम हुए कि नहीं हुए? और वो उन लोगों को आगे करते हैं जो उनकी परीक्षा में पास होते हैं। उनकी परीक्षा होती है, जो ज्यादा चमचा है, जो सबसे ज्यादा तलवे चाटता है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो आदिवासी समाज का जिसने आरक्षण बेचा, हमारे बच्चों की जो नौकरियां बेच के खाया, ऐसा दलाल इस इलाके के इस अनुसूचित क्षेत्र का सबसे बड़ा यमराज महेंद्र सिंह मालविया को उसने बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या इन लोगों में ये न्याय कर सकते हैं क्या आदिवासी समाज के साथ? ये उन लोगों को आगे करते हैं जो सबसे बड़ा दलाल है और जो सबसे बड़ा गुलाम है, उस व्यक्ति को आगे करते हैं। पानी लाना। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कांग्रेस पार्टी की बात हुई, बीजेपी पार्टी में वही एक नागनाथ तो एक सांपनाथ, एक कालियोपाई है तो एक तोड़ियोपाई है। बेपाई से बियानो काम एक है, इबे बेवाई है। एक तो बीजेपी वाला चुनाव लड़ी हटे न, पहलो बे बेवाई है कि नहीं? आप लड़ते हो कि मेरी पार्टी कांग्रेस है, आप लड़ते हो मेरी पार्टी बीजेपी, लेकिन वो तो एक है, वो तो एक है। किसके लिए लड़ा? वो तो मना सोरा उनके बच्चे का भी भविष्य तय कर लिया और आप लड़ते रह गए, लड़ते रह गए ना। हमारे प्रतापगढ़ में नंदाबा का नाम सुना होगा। 35 साल वो विधायक बने। हमारे इलाके के लोग यूं समझते हैं कि नंदाबा की बहुत चलती है, बहुत चलती, बड़ा नेता, हाई फाई। कितने चलती? खाली फोटो खिंचाने जितने। हमारे डूंगरपुर में पहले जनजागरण हुआ तो सोचा कि यार कितने लोगों को हमारी बातें समझ में आई, उसके लिए चुनाव लड़ा जाए। तो सबसे पहले चुनाव का लड़ा था डूंगरपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वहां पर छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उमेश भाई डामर को उतारा, सबको जानकारी हो। अभी वो जीतेंगे, फाइनल आसपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका जीतना, वो जीत गए। जीतने के बाद हम लोगों ने सोचा हमारा कोई नेता है नहीं आगे, तो किसके बुलाए? अरे नंदोबा है, नंदोबा खूब चलती है, कैबिनेट मंत्री है, उनको बुला दो। नंदाबा को फोन किया, नंदाबा तैयार हो गए, मैं आ रहा हूं, आप तो तैयारी करो। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद दैनिक भास्कर वाले, राजस्थान पत्रिका वाले, ETV वाले, जी न्यूज वाले, ये सब आए उनसे सवाल जवाब करने के लिए कि आपका संगठन अलग है, तो फिर आप इस संगठन को क्यों समर्थन दे रहे हो? ये तो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो नंदाबा भी जोश जोश में बोले, क्या गलत कर रहे हैं, ये तो सही कर रहे हैं, अलग राज्य बनना चाहिए। आजादी से अब तक आदिवासियों का मुख्यमंत्री नहीं बना, तुमने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा, सिर्फ वोट लिए, पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? वो इस देश का मालिक है, उसके साथ अन्याय क्यों किया? आदिवासी राज्य बनना चाहिए। उन्होंने क्या बात बोली? आदिवासी राज्य बनना चाहिए, बिल प्रदेश बनना चाहिए। ये बात जयपुर पहुंची महारानी के पास। महारानी कौन है तमें ओळखो? हाँ, वे महारानी, वे के है ना, राजघराना से। महारानी के पास पहुंची, नंदाबा ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने तत्काल उनको कैबिनेट मंत्री से हटा दिया, कैबिनेट मंत्री से हटा दिया। आप सोचो, हम जिन लोगों को अपना नेता मानते हैं, जिन लोगों को हम बहुत बड़ा मानते हैं, उन नेताओं की वहां कितनी चलती है। आप सोचो, आपको क्या न्याय मिलेगा? क्या आपको अधिकार मिलेगा? They can't speak before their senior person. वो बोल ही नहीं सकते हैं। अब बोल ही नहीं सकते तो क्या अधिकार मांगेंगे? हक मांगेंगे। इसलिए आज तक हमारे वोटों से दलाल और
गुलाम पैदा हुए। और अगर आप एक स्वतंत्र नेतृत्व देना चाहते हो तो भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, हेमंत राणा को वोट देके विजय बनावे। दूसरी बात हमको समझना है कि आज तक हमें जो अधिकार मिले हैं, whatever rights we have achieved, we have got in our life, our community, our societies, वो किसकी वजह से मिले आपको ये समझना होगा कि हमारे आज जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं, जल जंगल जमीन जो हमें मिली है, नौकरियों का अधिकार मिला है, उसके पीछे किसका संघर्ष है। तो एक बात समझना है कि 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई किसने लड़ी थी बताओ। 5वीं अनुसूची है ना, वी हैव 5th शेड्यूल इन आवर एरिया। तो इस 5वीं अनुसूची के लिए कौन लड़ा था? तो आप पता करोगे, संथाल विद्रोह हुआ था 1854 से 1874 तक। 20 सालों तक लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने। और इन 20 सालों के अंदर 35,000 आदिवासी मरनारे हो गए और अंग्रेज आखिरकार हार गए। और हार के उन्होंने कहा इस देश में जहां जहां आदिवासी रहता है वहां कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं रहेगा, वहां का मालिक आदिवासी है। कौन लड़ा था हमारी 5वीं अनुसूची के लिए? हमारे पूर्वज लड़े थे। कांग्रेस वाले लड़े थे क्या? प्रमाण ले आओ, इतिहास ले आओ। बीजेपी के नेता लड़े थे क्या? नहीं लड़े। तो ये काहे का नेता है? ये तो घंटा है बजाने का है, ये नेता नहीं है। दूसरी बात, आपको विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो अधिकार मिला है, इसके लिए कौन लड़े? इसके लिए कौन लड़े? बीजेपी लड़ी या कांग्रेस? ये इनके नेता। पता मिलेगा तो इस समाज के आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं ने लड़ाई लड़ी और विश्व आदिवासी दिवस मनाने का अधिकार मिला। हमें आज तक जो अधिकार मिले हैं वो हमारी संघर्ष के बदौलत मिले हैं, हमारे समाज ने संघर्ष किया है उसकी बदौलत मिले हैं। तो आप सोचो, आप भीख मांगने से आपको अधिकार दे देंगे क्या? भीख मांगोगे क्या? क्या हमारी कौम भीख मांगने वाली है? अरे याद करो, बांसवाड़ा का राजा बांसिया चरपोटा, डूंगरपुर का राजा डूंगर परन्ना और प्रतापगढ़ का राजा पाबड़ देव और उदयपुर का उदा खराड़ी, हमारे बाप दादा ने इस इलाके में राज किया और उसकी संतानें हाथे जोड़ रही है। साफ साफ ऐसा चलेगा क्या? अरे हमारे अंदर वो खून है, वो राजाओं का खून है, हमारे बाप दादा ने इस इलाके में राज किया हुआ है। हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हमारी नौकरियों के लिए आपको ही लड़ना है, हमें ही लड़ना है और हम लड़ेंगे तो ही हमें अधिकार मिलेंगे। क्या सोच रहे हो? टपक जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है। एक और, मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी भाषा को समझना। तमार कह रहा रोटो बने, रोटो कौन बनावे? हमारे बीच में कौन बना? भागीद्वारा विधायक प्रत्याशी जय कृष्ण पटेल जी पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोहार। जो तान आवे जना थान थी रोटो बने, वो कौन कमावे? आप ही कमा? बीजेपी कांग्रेस वाला कौन कमावे? जवाब दीजिए। हम जो खाना खाते हैं, हम जो रोटी खाते हैं, जिस अन्न से रोटी बनाते हैं, उसके लिए कौन मेहनत करता है? हम करते ना, हम करते हैं तब जाके पेट भरा जाता है। कि बीजेपी की कांग्रेस नेता आते हैं, वो रोटी बनाते हैं क्या? ये पार्टियां बनाती है क्या? तुम्हारे तन के अंदर जो, तन के ऊपर जो कपड़ा है, जो कपड़ा आपको ढका हुआ है, ये किसने खरीद के दिया? किसकी कमाई से ये पहना? ये बता दीजिए। कमल कांग्रेस ने पहनाया नहीं। तो फिर गुलामी किस बात की है? हमारा हर काम हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, हमारी मेहनत से करते हैं, फिर गुलामी किस काम की? हमारी गुलामी हमें हमारे बर्बाद कर रही है। इसलिए आज हम जो कुछ भी है वो हमारे खुद के बदौलत है। अब बताओ, अब बहुत सारे अभी सरकारी भर्तियां होती ना, मैंने गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, यू नो जॉब्स, देयर इज अ मिनिमम मार्क्स फाउंडेशन। वहां पर अगर आप
टीचर के एग्जाम दे रहे हो, साइंस सेकंड ग्रेड अगर टीचर बनना चाह रहे हो, कंप्यूटर से बनना चाहते हो या किसी और विषय से, तो वहां पर मिनिमम मार्क्स कितना कर दिया गया है? 35 हो 40 हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? अभी साइंस से कोई सिलेक्टेड हुआ? नहीं। मैथ से कोई सिलेक्टेड हुआ क्या? नहीं हुआ। कंप्यूटर से कोई सिलेक्टेड हुआ? नहीं। तो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इतने नंबर लाओगे तभी आपका सरकारी नौकरी में नंबर आएगा। ई एमएलए नेता पण आनंद का मिनिमम मार्क्स है ये कतरा भणिया तक ये बताओ। कितने पढ़े लिखे हैं? एक मास्टर बनने के लिए 12वीं करने के बाद बीए बीएससी करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, एसटीसी करना पड़ता है, उसके बाद कई सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाके वो मास्टर बनता है, तब जाके उसको सरकारी नौकरी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद नीट का एग्जाम देना पड़ता है, 5 साल की ट्रेनिंग होती है, एमबीबीएस कोर्स होता है, फिर भी वो अधूरा डॉक्टर है। उसके बाद पीजी करनी पड़ती है, 3 साल का कोर्स लगता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। एक पटवारी बनने के लिए बीए होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है। एक सचिव बनने के लिए भी हमें एग्जाम देना पड़ता है। पुलिस बनने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता, 12वीं पास होनी चाहिए। सबके लिए नियम है या नहीं है? सबके लिए नियम है या नहीं है? मैं ये सवाल और प्रश्न करना चाहता हूं कि नेताओं के लिए नियम क्यों नहीं है? ये नेता जो बीजेपी और कांग्रेस के बिना तले जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कितनी डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। चाहिए क्या? ये नेता कितने पढ़े लिखे हैं पूछो आप। कितने? आपका जो अर्जुन बामणिया है, जो तुम्हारा ऑक्शन बेचने वाला है, वो सेकंड ईयर फेल है या नहीं है? गड़ी में देखा तो अनपढ़ है, और घाटोल में जाओ सब 8वीं फेल है, डिग्री फर्जी कर रखी है। और आपको एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए इतने एग्जाम देने पड़ रहे हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? एक तहसीलदार बनने के लिए तहसील का कितना छोटा सा एरिया होता है, और एक एमएलए के कितना एरिया होता है? 3-3 तहसीली आती है। वो अनपढ़ आधा अधूरा पढ़ा लिखा एमएलए कैसे संभालेगा? क्या संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इसलिए ये लोग हमारे आधे अधूरे कम पढ़े लिखे लोगों को प्रत्याशी इसलिए बनाती है ताकि वो गुलाम बना के हमारे जो हक अधिकार है, हमारी जो जमीन है, हमारी जो नौकरियां हैं, उसको छीन ले। वो छीनना चाहती है, because our MLA do not know the rights, they do not know 5th schedule. I am telling all of you, you are sitting here listening me, then just have a question to this MLA. Please tell me details of the 5th schedule. मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि नेताओं से एक सवाल कीजिए कि 5वीं अनुसूची की व्याख्या कीजिए। 5वीं अनुसूची के बारे में बताइए कि 5वीं अनुसूची के बारे में क्या लिखा हुआ है? जवाब दे पाएंगे क्या? क्या ये नेता जवाब दे पाएंगे जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी बना हुए चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ये इसका जवाब दे पाएंगे 5वीं अनुसूची का? तो आप बताइए ये आपकी कैसे रक्षा करेंगे? क्या कैसे आपके हक अधिकार की बात करेंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत पड़ी, और हमने सामाजिक जन जागरण के बैनर तले पहले जो 2 विधायकों को जिताया था, राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद जी डिंडोर, पूरे राजस्थान के अंदर विकास के नाम पर टॉप 2 के अंदर उनका स्थान था। पूरे राजस्थान के अंदर लोग कहते थे क्या कर लेंगे, तुम्हारी सरकार बन जाएगी क्या? कहां से विकास लगे? आगे तुम्हारा कौन है? तो बात तो हम ही है, आगे और किसकी जरूरत है? आगे और किसकी जरूरत है? बात तो हम ही है, यही है ना? तो मैं ज्यादा बात न करके, क्योंकि आई थिंक द राजकुमार जी इज अबाउट टू कम एंड Babisha Kashyap is also going to come here. You have to listen both speaker, both are national speaker. तो हम उनको भी अच्छे से सुने। एंड आई हैव वन मोर मीटिंग, मेरी एक और मीटिंग है गढ़ी के अंदर। I have to go there and people are waiting there also. So sorry to all of you. तो अभी तक हमारी सरकार बनी ही नहीं। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है,
इस कमेटी के 20 सदस्य होते हैं। इस कमेटी के कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं वो हम जिन लोगों को वोट देके एमएलए बनाते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, वही व्यक्ति इस कमेटी के सदस्य बन सकते हैं। और इसमें से एक व्यक्ति क्या बनता है? अध्यक्ष। टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जिसको जनजाति सलाहकार समिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनजाति सलाहकार समिति। इसका जो अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है? आदिवासी बनता है। ये 17-18 एमएलए जितने होते हैं ना, इसमें से एक वो बनता है और वो मुख्यमंत्री होता है। वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री होता है। और आज तक हमारा मुख्यमंत्री बिठा ही नहीं। सोचिए हम कितने गुलाम हैं। और वही इस क्षेत्र का क्या होना चाहिए, कितना पैसा कहां जाना चाहिए, वही व्यक्ति तय करता है। जो अध्यक्ष होता है, जो मुख्यमंत्री का पावर होता है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का पावर किसके हाथ में है? अशोक गहलोत, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड हो चुके ना, अभी तो इलेक्शन चल रहा है, सरकार बने तब के। तो अभी वो बने हुए गैर कानूनी तरीके से, तो वो मर्जी आए वहां साइन करके हमारे अधिकारों को बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, कौन है 20-25 साल का लड़का? कौन? इधर आ जाइए। जिसकी एज 25 साल की, पानी पिलाना। क्या नाम है? राजू नीनामा। राजू नीनामा की उम्र लगभग 25 साल है। कितने साल है? आपको क्या लगता है? राजू नीनामा देखने में क्या लगता है? दुबला पतला। और तुम्हारे मन में आप तो यो काइन कर सके, ऐसा लगता है ना? क्या कर सकता है? ये तो लड़का है, यही लगता है। लेकिन आप हल्के में मत लो, आप इसको हल्के में मत लो। क्यों? बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा इसके जैसा लड़का था। और बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों जैसी शक्ति को, विश्व शक्ति को पराजित कर दिया। वो 25 साल के अंदर शहीद हो गया। और वो हमारी जल जंगल जमीन को बचा के फिर मंडारा हुआ। और वही बिरसा मुंडा का खून ऐसे युवाओं के अंदर है, सब युवाओं के अंदर है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये युवा है, ये लड़के कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं इनके अंदर जो खून है, जो मानगढ़ के अंदर जो शहीद हुए, मन्नारे हुए, उनका खून इनके अंदर है, इन युवाओं के अंदर है। और वहां पर अनुसूचित क्षेत्र की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए आदिवासी, उनका खून इनके अंदर, उनकी आत्माएं इनके अंदर है। ये इनकी क्या ताकत है। इसलिए बैठ जाइए। तो ये युवा है, ये क्रांति है, ये पूरा देश में क्रांति लाएंगे, सिर्फ यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नहीं है। और लास्ट में मावजी महाराज ने भविष्यवाणी करी थी। किसने भविष्यवाणी करी थी? मावजी महाराज नाम हमारे खबर पड़े तमें कहता वो अंग्रेजी बोले, वो बोले ते मावजी महाराज ने 17वीं सदी मतलब 300 साल पहले उनका अवतार हुआ। उन्होंने 5 सोपड़े लिखे। कितने सोपड़े लिखे? 5 सोपड़े लिखे। उसमें भविष्यवाणी करी, आगमवाणी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आगमवाणी। तो उन्होंने कहा था एक समय आएगा, वो समय में ये निशानी होगी कि वायरे वायरे बात आएगा। वायरे वायरे होने लगी कि नहीं? वो लोग मोबाइल से बात होने लगी। फिर उन्होंने कहा था कि डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा। क्या बोला था? डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा। लाइटें लगने लगी कि नहीं लगी? फिर उन्होंने कहा था कि बलदानो पार उतरेगा। आज से 300 साल पहले ही बोल दिया था कि बलदानो पार उतरेगा। पार उतरी क्यों नहीं उतरी क्यों? ट्रैक्टर आ गए कि नहीं आ गए? तो उस समय भविष्य ते लोग यूं कहते मावजी ते गांडू थे। भजन बनते, आज भी भजन सुनते होंगे, मावजी ते गांडू है, ऐसा सुना ना? क्योंकि वो तो भगवान था। वो तो अपन तो 2 मिनट का नहीं जानते 2 मिनट बाद क्या होगा, लेकिन उसने कितने साल पहले का बता दिया? 300 साल बाद क्या होगा वो बता दिया। फिर उन्होंने लास्ट में जो कहा वो आपको सुनना है, वो आपको लेके जाना है। एक तमारो राजा बनो है, तमारो राजा बनो है। हम मार ले जाओ नहीं तो पीढ़ी पीढ़ी ठोक
ठोकर खाता फरोगा। ई कालिया कोण विश्वास नहीं जोइलो कास में आपनो तमारो कलर एक ने है तो वो सो तो जुग आवी क्यों है। ये सैली वाली है जो अपनो टाइम है और आपनो राज आवानो है तमे हमड़वानो है। अगर ने हमड़ियो है तो बड़ा बात ठोकरे खाता फरोगा आवाज पीढ़ी ठोकरे खाता फरेगा। ये बात मुझे केवा साबियो है। हम उन समाज को भी कहना चाहते हैं जो एसी समाज से, शेड्यूल कास्ट से है, ओबीसी समाज से है, माइनॉरिटी से हो। मैं आप सभी साथियों से कह देना चाहता हूं कि यदि आप लोकतंत्र में विश्वास करते हो तो हमारे साथ आ जाइए। आपको न्याय चाहिए तो हमारे साथ आ जाइए। आपको अधिकार चाहिए तो किसके साथ आइए? आदिवासी के, भारत आदिवासी पार्टी के साथ आइए। आदिवासी ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। किया क्या? नहीं किया है। और आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र अगर विश्व का लोकतंत्र अगर कहीं पाया जाता है तो भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासियों के अंदर पाया जाता है। हमारी वोट से लोगों ने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा और परिवार को आगे बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? महेंद्र सिंह मालविया एमएलए बने तो उनको घरवाली को क्या बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? तुम्हारो अर्जुन बामणियों उन्होंने क्या खुद एमएलए बने, मंत्री बने और बेटे को क्या बनाया? उप जिला प्रमुख। मैं गलत हूँ सही हूँ? महेंद्र सिंह मालविया ने उनके बेटे को क्या बनाया? उप प्रधान। बाकी कार्यकर्ता क्या दरी उठाएंगे या दरी बिछाएंगे? मैं कह रहा हूँ भारत आदिवासी पार्टी में आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो युवा इस समाज के लिए लड़ेगा, समाज की तकलीफ में साथ रहेगा, जो समुदाय के लिए हर हाल में हमेशा खड़ा रहेगा, वही व्यक्ति अब जिला प्रमुख बनेगा। अब राजा के घर से राजा पैदा नहीं होगा। राजा के घर से राजा नहीं पैदा होगा, अब झोंपड़ी से राजा पैदा होगा, वही राज करेगा। एक घर से ना तो जिला प्रमुख बनेगा, ना प्रधान बनेगा, ना ही सरपंच बनेगा, सब अलग अलग बनेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। ये भारत आदिवासी पार्टी कहती है। इन्होंने लोकतंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। इन्होंने लोकतंत्र को क्या बना दिया? परिवार तंत्र। मतलब परिवार को आगे करो, परिवार को आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने लोकतंत्र तो खत्म कर दिया और क्या कर दिया? परिवार तंत्र कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए हमें सबको लड़ना है। मेरी अगली मीटिंग गढ़ी के अंदर है तो मैं वहां निकल रहा हूं। आप सभी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। यू रेस्पेक्ट वेरी मच। आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट टाइम आई केम टू बांसवाड़ा एंड यू पीपल हैव वेलकम्ड मी वेरी मच। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का मान सम्मान प्यार जो दिया आपने, मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज बढ़ गया है और ये कर्ज चुकाने के लिए मैं हर हालत हर समय आपके लिए मौजूद रहूंगा। हम सब मिलकर आप सभी की, हम सभी की समाधान करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अंदर चले गए तो मैं बाहर हूँ।